नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एडल्ट वैक्सीनेशन से संबंधित। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे फिशरमैन से संबंधित। कंटेक्स्ट ये है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोली चलाई गई और जिसमें एक मछुआरे की डेथ हो गई। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे केरला में सेकुलरशिप से संबंधित, मतलब कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी को कितनी सेकुलरशिप्स प्रोवाइड की जाए, इसको लेके विवाद है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। आज का कोट ये है महात्मा गांधी का, अगर देखो आप किसी चीज़ में विश्वास करते हो लेकिन उसे प्रैक्टिस नहीं करते, वो जीते नहीं हो, तो इसका मतलब ये डिसऑनेस्ट चीज़ है। जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप जात पात में विश्वास नहीं करते लेकिन आप कहीं पर जाते हो और वहाँ पे देखो जात पात को प्रैक्टिस किया जा रहा है, कुछ लोगों को अलग से बर्तन दिए जा रहे हैं और आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हो, तो ये डिसऑनेस्ट चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ में विश्वास करते हो तो उसे आप प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी ये ऑनेस्टी होगी। तो ये चीज़ एथिक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडल्ट वैक्सीनेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो क्या एक चीज़ आपने नोटिस की, अभी तो वो लोग जिनकी एज 18 साल से ऊपर है उनको कोविड-19 का टीका लग रहा है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो। लेकिन कोविड-19 की महामारी से पहले जब भी वैक्सीनेशन वर्ड का जिक्र आता ना, तो हमारे जहन में बच्चे आते कि हाँ बच्चों को टीका लगना है। अडल्ट्स को टीका लगना है ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं और ना ही हमने कभी लगवाया। लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं होता था। 1798 में जब स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की गई तो वो टीका लगा एडल्ट्स को भी, और उसके बाद लेकिन 1970s में और इंडिया में 1978 में बच्चों के लिए ना एक बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। काफ़ी सारे डिजीज़ बच्चों को आगे जाके परेशान ना करें, इसके लिए छोटी उम्र में ही बच्चों को टीका लगना लगा। और देखो ये सही भी है, मतलब बच्चों को अगर छोटी उम्र में ही वैक्सीन लग जाती है वेरियस डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए, छोटी उम्र में ही उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है काफ़ी सारे डिजीज़ के अगेंस्ट, तो आगे जाके वो डिजीज़ बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। बट देखो 1970s के बाद से ही अडल्ट्स वैक्सीनेशन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मतलब कि अडल्ट्स को भी वैक्सीन अगर काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए लगे तो बहुत सारे डिजीज़ अडल्ट्स को भी नहीं होंगे और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। देखो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा, अडल्ट्स को अगर वैक्सीन लगेगी काफ़ी सारी डिजीज़ के लिए तो उनकी बहुमूल्य जान जो है वो बचाई जा सकेगी। और चूँकि ज़्यादातर जो अडल्ट जनता है वो काम करती है, वर्किंग होती है, वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, तो देश की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पे जो हेल्थ बर्डन है देश पे वो भी तो कम होगा ना। मान लीजिए अडल्ट को वैक्सीन लगी है कई सारे डिजीज़ के अगेंस्ट, तो उनको वो डिजीज़ होंगे नहीं, तो वो हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएंगे नहीं, तो सरकार जो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करती है वो भी हेल्थ एक्सपेंडिचर भी तो कम होगा ना। इसके बाद आर्टिकल में बताया जाता है कि पिछले कुछ सालों में अडल्ट वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है। 2005-6 में जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस का आउटब्रेक देखने को मिला था हमारे देश में, और उस समय देखो वो जिले, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो ज़्यादा प्रभावित थे जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस से, वहाँ पर मास स्केल पर वैक्सीनेशन हुआ था। एडल्ट्स का भी वैक्सीनेशन उस समय हुआ था उन जिलों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस से। इसके बाद देखो 2009-10 में जब H1N1 का पेंडेमिक आया था तो उस समय स्वाइन फ्लू की वैक्सीन्स लगी थी हेल्थ वर्कर्स को भी, बाकी एडल्ट्स को नहीं लगी थी लेकिन सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगी थी। इसके अलावा तो हमारे देश में अडल्ट वैक्सीनेशन के जो एफर्ट्स हैं वो ना के बराबर हैं। पहली जो नेशनल वैक्सीन पॉलिसी आई थी 2011 में, इसमें अडल्ट वैक्सीनेशन का कोई मेंशन नहीं है। इवन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है जो इम्यूनाइजेशन के लिए एडवाइस देता है। इस ग्रुप के द्वारा भी कभी कभार अडल्ट इम्यूनाइजेशन को डिस्कस तो किया गया है, लेकिन कभी जनरल पॉपुलेशन के इम्यूनाइजेशन के लिए इस एडवाइजरी ग्रुप ने राय नहीं दी है। सिर्फ हेल्थ वर्कर्स जो कि हाईली
मतलब रिस्क प्रोन होते हैं, तो उनके लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगनी चाहिए। सिर्फ ये रिकमेंडेशन दी है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने। अगर देखो दूसरी प्राइवेट संस्थाओं की बात करें, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं कुछ, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, इन्होंने एडल्ट वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस तो रिलीज की हैं, लेकिन वो भी सिर्फ वॉलंटरी हैं। देखो प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वैक्सीनेशन में वो बहुत कम है। अभी कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है, आपने देखा होगा मोस्टली जो वैक्सीन लगवाई गई हैं सरकार के द्वारा ही लगवाई गई हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके, चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीन लगवाते हैं। तो मतलब अगर प्राइवेट एसोसिएशंस कुछ बोलती भी हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। इवन देखो प्रॉपर डेटा भी उपलब्ध नहीं है कि एडल्ट पॉपुलेशन को अगर वैक्सीन लगती है तो कौन कौन से डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए एक टर्म भी है, वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज़, VPD, वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज़। मतलब कौन कौन से डिजीज़ ऐसे हैं अगर उनके लिए वैक्सीनेशन पहले से लगे तो उन डिजीज़ को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। एडल्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ये प्रॉपर डेटा उपलब्ध नहीं है। राइटर ये बोलते हैं आज के समय में देखो जो एडल्ट पॉपुलेशन है ना, अब उनको ना बचपन में बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट टीके नहीं लगे थे क्योंकि उस समय डेवलप ही नहीं हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पर हम जब बच्चे थे ना, हमें कुछ डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए तो टीके लगे, लेकिन उस समय कुछ टीके उपलब्ध ही नहीं थे, वो बाद में बने। तो हमको जो आज के समय में एडल्ट हैं वो टीके लगते हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे जब हम बच्चे थे, लेकिन आज उपलब्ध हैं, तो हमारी भी सुरक्षा हो सकेगी उन डिजीज़ के अगेंस्ट, ऐसा राइटर बोलते हैं। जैसे न्यूमोनिया का एग्जाम्पल दिया जाता है, आज के समय में देखो अडल्ट्स की ज़्यादा डेथ होती है न्यूमोनिया की वजह से एज कंपेरिजन टू बच्चे यानी चिल्ड्रन। तो न्यूमोनिया आज के समय में देखो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का तो पार्ट है, लेकिन इनकी कवरेज बढ़नी चाहिए। जो हाई रिस्क एडल्ट पॉपुलेशन है ना, उनको भी न्यूमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन लगनी चाहिए। लास्ट में देखो राइटर एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए ना 5 सजेशंस देते हैं। पहला सजेशन उनका ये है, जो NTAGI है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इस ग्रुप का जो मैंडेट है, इस ग्रुप को जो काम दिया गया है उसे एक्सपेंड करना चाहिए। इस ग्रुप को बोलना चाहिए कि भैया आप एडल्ट वैक्सीनेशन पर भी अपनी रिकमेंडेशंस दो। इस ग्रुप को बोला जा सकता है ऑलरेडी जो साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है ना एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में, आप उस एविडेंस को रिव्यू कीजिए और उसे रिव्यू करने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए। ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये समय समय पर रिवाइज भी की जा सकती हैं अगर और नया डेटा सामने आता है। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के द्वारा एक सब ग्रुप भी बनाया जा सकता है एडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर, जो कि ये पूरा काम देखेगा एडल्ट वैक्सीनेशन का। दूसरी रिकमेंडेशन ये दी जाती है राइटर के द्वारा, VPD यानी कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सर्विलियंस सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखो जो एडल्ट्स का डिजीज बर्डन है या फिर इम्यूनाइजेशन कवरेज है, उससे संबंधित भी डेटा एनालाइज करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा डेटा एनालिसिस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे ढंग से एडल्ट वैक्सीनेशन जो है वो हो सकेगा। तीसरे नंबर पे सजेशन ये है, जो हमारे देश में रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने की आवश्यकता है, ताकि ये रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑपरेशनल रिसर्च कर सकें कि सभी एडल्ट्स को अगर वैक्सीन लगती है, ऐसा तो नहीं कि वो बल्कि ज़्यादा बड़ा काम है, मतलब ऐसा ना हो ना कि पूरे सभी एडल्ट्स को वैक्सीनेशन लगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा खर्च हो और इसमें जान भी ज़्यादा चली जाए, बजाय इसके कि कुछ ही लोगों को डिजीज़ हो, तो कॉस्ट बेनिफिट जो है वो फेवर में ना हो अगर सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगे इस मुद्दे पर। तो ये सारी रिसर्च की जा सकती है रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई डिजीज़ है जिसका नाम है A। अब देखो वो डिजीज़ होता ही बहुत कम लोगों को है, 1000-2000 लोगों को होता है, लेकिन वैक्सीन से वो डिजीज़ प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फिर सरकार सोचेगी ना कि 1000-2000 लोगों के लिए क्या सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाना ठीक है या फिर नहीं है। ये सरकार कब सोचेगी? जब इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस सरकार के सामने डेटा रखेंगे।
इसके बाद चौथा सजेशन राइटर का ये है, इंडिया की नेशनल अडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी बनाने की दिशा में सरकार को प्रयास करने चाहिए। मतलब एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए कि ये हमारी नेशनल अडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी है। अब देखो, जब इस प्रकार की नेशनल अडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी सरकार बनाए तो कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन्स लगी हैं ना अडल्ट्स को, उससे हमने क्या लेसन्स सीखे हैं, क्या अच्छे काम हमने किए, बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ हमने गलतियाँ की, वो सब ध्यान में रखते हुए ये इंडिया की नेशनल अडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी बने। इसके बाद लास्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, देखो 2019 में ना हमारे देश में जान बचाने वाली रेबीज़ वैक्सीन की कमी हो गई थी। ऑपरेशनल लेवल पे इश्यूज़ के कारण रेबीज़ की वैक्सीन हमारे देश में कम उपलब्ध थी। 2019 में डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि जो ज़रूरी वैक्सीन्स हैं ना, उनकी इनफ सप्लाई इंश्योर करने के लिए पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टाब्लिश करना ज़रूरी है। फिर से मैं वही बात बोलता हूँ जो कुछ मिनट्स पहले बोली कि अभी देखो ज़्यादातर जो वैक्सीन्स लगी है ना कोविड-19 की, वो सरकार ने लगवाई है। 93 से लेकर 95%, बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लगी हैं। तो ये एक मौका है सरकार के पास, हेल्थ पॉलिसी जो लोग बनाते हैं उनके पास, कि वो कुछ अच्छा प्लान करें। जैसे कि देखो, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए सभी एडल्ट्स जो हैं वो वैक्सीन नहीं भी लगवाना चाहते, तो चॉइस दे दी जाए एडल्ट्स को कि जो लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। मतलब सीधे शब्दों में बात करें तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्लस है, ये अभी बच्चों के लिए है। इस प्रोग्राम को एडल्ट्स के लिए भी एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, और इसके लिए चाहिए कि नेशनल अडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अडल्ट वैक्सीनेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिशरमैन के इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, 7 नवंबर की एक घटना है। गुजरात के कोस्ट के पास पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भारतीय मछुआरों के ऊपर गोलियां चलाई गई और इसमें एक भारतीय मछुआरे की डेथ हो गई। देखो, वैसे तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, इसके नज़दीक, इसके आसपास मछली पकड़ने को लेके आपस में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भारतीय मछुआरों के ऊपर गोली चलाने की पिछले 6 साल में ये पहली घटना है। इसके अलावा इस घटना में 6 दूसरे जो भारतीय मछुआरे हैं उनको पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। एक फिशरमैन, एक मछुआरा लौट कर आ गया जिसने ये पूरी घटना बताई, बयां किया इस पूरी वारदात को। इंडिया का क्या रिप्लाई रहा इस पूरी घटना के अगेंस्ट? ऑफकोर्स भारत की सरकार ने पाकिस्तान के इस कृत्य को क्रिटिसाइज़ किया। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं उनको समन भेजा और कहा कि आप इस पूरी घटना की जांच करवाइए। इंडिया ने कहा ये जो पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भारतीय मछुआरों के ऊपर गोलियां चलाई और एक मछुआरे की हत्या की, ये वर्ल्ड के सभी इस्टाब्लिश्ड जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके अगेंस्ट हैं। वैसे देखो, गुजरात सरकार के अनुसार दिसंबर 2020 तक 345 फिशरमैन ऐसे हैं गुजरात से जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान की फोर्सेस ने गुजरात के नज़दीक 2 बोट्स के ऊपर फायर ओपन किया था, जिसमें एक मछुआरा जख्मी हो गया था। और 2019 में पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक इंडियन बोट को डुबो दिया था, जिसमें 7 में से जो 6 फिशरमैन थे उनको तो बचा लिया गया, लेकिन एक जो फिशरमैन है वो मिसिंग हो गया। बस ये देखो, घटनाओं की बात है कि कितने फ्रीक्वेंसी से ये घटनाएं होती हैं। अदरवाइज ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एसेंस आप समझिए, चाहे देखो वो इंडिया श्रीलंका हो, इंडिया पाकिस्तान हो, बॉर्डर के नज़दीक यानी मैरीटाइम बॉर्डर के नज़दीक जो मछुआरे हैं वो 2 देशों के कन्फ्लिक्ट के बीच फंस जाते हैं। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के अनुसार अभी फ़िलहाल 558 इंडियन फिशरमैन ऐसे हैं जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और 74 पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं वो इंडिया के जेलों में बंद हैं। फोरम ने ये भी कैलकुलेट किया, अभी देखो 1200 के आसपास इंडियन फिशिंग वेसल्स जो हैं, बोट्स वगैरह, वो पाकिस्तान की कस्टडी में हैं। और देखो ये जो मछुआरे होते हैं ना, आपको पता है बहुत गरीब होते हैं।
तो इनकी अगर बोट को भी पकड़ लिया जाता है तो भी इन पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि इनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता लाइवलीहुड का। और कई बार तो देखो नेशनैलिटी वेरीफाई करना भी मुश्किल होता है। इन मछुआरों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो दूसरे देश की जेलों में जब ये जाते हैं साबित नहीं कर पाते कि हम इंडिया के हैं, इस वजह से उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं मिलती। आंकड़े के तौर पर 558 जो पाकिस्तान की जेलों में मछुआरे बंद हैं, उनमें से सिर्फ देखो 295 ऐसे हैं जिनकी नेशनैलिटी को अभी तक वेरीफाई किया गया है। देखो, मछुआरों की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने 2007 में एक जॉइंट जुडिशियल कमेटी इस्टेब्लिश की थी, जिसमें 8 जज हैं, 4 इंडिया से 4 पाकिस्तान से, ताकि इंडिया की जेलों में जो पाकिस्तान सिविलियंस हैं और पाकिस्तान की जेलों में जो इंडियन सिविलियंस हैं उनको आपस में एक्सचेंज किया जा सके। लेकिन 2013 के बाद से ये जो कमेटी है ये काम नहीं कर रही है। 2018 में प्रयास भी किया गया इस कमेटी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो सिविलियंस। अब जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, या फिर ये इंडिया है बांग्लादेश है। अब देखो बॉर्डर के नज़दीक जो लोग हैं वो सदियों से रहते आए हैं, लेकिन देशों के बीच में बाउंड्री जो है ये तो लेटेस्ट है। जैसे इंडिया बांग्लादेश के बीच बाउंड्री कब बनी? 47 में बनी पहले, उसके बाद 1971 में बनी। लेकिन लोग तो वहाँ पे कितने सालों से, कितनी सदियों से, सेंचुरीज से रहते आए हैं। तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बॉर्डर को देख के नहीं है। मतलब मान लीजिए पहले यहाँ के लोग, इंडियन साइड के लोग बांग्लादेश की साइड में सामान बेचने जाते थे, लेकिन बॉर्डर बनने की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, तो वो उनको अपना लाइवलीहुड कंटिन्यू रखने के लिए जाना पड़ता है मजबूरी में। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, लाइंस तो लेटेस्ट हैं बॉर्डर्स की, लेकिन इनका कामकाज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ सेंचुरीज पुरानी हैं। लेकिन आज के समय में जो देशों के बीच में बॉर्डर बना है ना, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं और जो निर्दोष सिविलियंस हैं वो फंस जाते हैं। और वही देखने को मिला अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिशरमैन से संबंधित जो वायलेंस हुआ। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे इंडिया के जो गांव हैं म्यांमार के नज़दीक, बांग्लादेश के नज़दीक, वहाँ भी कन्फ्लिक्ट होता है। वहाँ पर भी लोग अपनी नॉर्मल सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कई बार कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे देश की जो फोर्सेस हैं वो कई बार गोली चला देती हैं। तो इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के साथ मिल के ये जो इश्यूज़ हैं वो सुलझाने चाहिए, ताकि जो निर्दोष सिविलियंस हैं वो वायलेंस का शिकार ना हों। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले देखो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इशू का। केरला की सरकार ने 2015 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया केरला में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को सेकुलरशिप प्रोवाइड करने का। डिसाइड ये हुआ था कि जितनी सेकुलरशिप दी जाएंगी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, उसमें से देखो 80% तो दी जाएगी मुस्लिम स्टूडेंट्स को, बाकी 20% सेकुलरशिप्स दी जाएगी लैटिन कैथोलिक्स को और कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को। तो ये मामला गया केरला हाईकोर्ट के पास में कि ये तो गलत है। मतलब जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है उसको अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से सेकुलरशिप मिलनी चाहिए, ऐसा पिटिशनर ने मांग की थी। तो केरला हाईकोर्ट ने जस्टिन पालीवाथुकल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2021 केस में ये वर्डिक्ट दिया कि अभी केरला की सरकार के द्वारा जो सेकुलरशिप्स दी जा रही हैं ना, 80% मुस्लिम स्टूडेंट्स को, बाकी 20% लैटिन कैथोलिक एंड कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को, ये गलत है। केरला हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है ना उसके हिसाब से उसको सेकुलरशिप का शेयर मिलना चाहिए। राइटर कहते हैं केरला हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ना ये गलत है, क्योंकि देखो केरला सरकार की जो ये पॉलिसी है ना कि 80% सेकुलरशिप मिले मुस्लिम स्टूडेंट्स को, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार है और केरला जो पन्ना रिपोर्ट है ना उसके अनुसार है। ये कमेटीज़ कहती हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादा डिसएडवांटेज सिचुएशन में है फिलहाल केरला में। वो क्रिश्चियन से, दलित से और आदिवासी से काफ़ी पीछे हैं, चाहे वो कॉलेज इनरोलमेंट की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर लैंड ओनरशिप की बात हो। मुस्लिम्स पीछे हैं इन सभी कम्युनिटीज़ से, तो इसलिए उनको ज़्यादा सेकुलरशिप मिलनी चाहिए ताकि वो बराबर आ सके बाकी कम्युनिटीज़ के। एक एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर अपने पॉइंट को साबित करने के लिए। जैसे देखो एक क्लास है,
क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसको अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी। दूसरा बच्चा ऐसा है जो कभी कभी बस ग्रामेटिकल एरर कर देता है, अदरवाइज उसकी फ्लुएंसी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तीसरा बच्चा ऐसा है जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो अगर टीचर को प्रयास करने हों ये इंश्योर करने के लिए कि क्लास में सबको इंग्लिश आए, तो टीचर क्या करेगा? जो पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उसको तो टीचर ध्यान ही नहीं देगा क्योंकि उनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ग्रुप जिसकी इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है, उनको हो सकता है कि आधे घंटे की क्लास टीचर ले ले ताकि जो गलतियां वो कर रहे हैं वो गलतियां ना करें। लेकिन तीसरा ग्रुप जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलनी आती, उनके लिए हो सकता है कि टीचर 2 घंटे की क्लास ले क्योंकि उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबके लिए बराबर समय देकर टीचर क्या करेगा? तो उसी प्रकार से पॉपुलेशन के हिसाब से जो सरकार अगर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेगी तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं राइटर के अनुसार वो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। इसके बाद राइटर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखो 2019 के बी के पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में साफ तौर पर कहा था, अगर इक्वालिटी को ट्रूली इफेक्टिव बनाना है तो पहले तो देखो सोसाइटी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ है ना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना होगा। क्योंकि अगर समाज में ऑलरेडी जो व्याप्त हैं इनइक्वालिटीज़, असमानताएं, उनको अगर रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो उसी के हिसाब से तो फिर इक्वालिटी लाने की कोशिश होगी ना। तो हाईकोर्ट का जो अभी जजमेंट है, अब देखो इसके खिलाफ अपील फाइल की गई है केरला की सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अब केरला हाईकोर्ट की जो एरर है उसे रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया केरला में रिजर्वेशन से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।